आज आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए हैं द बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम का एक नाम जो कम पॉपुलर है वो इन्वर्स प्रोबेबिलिटी और ये नाम क्यों है अभी आप समझ लेंगे। और इन्वर्स प्रोबेबिलिटी के साथ में और हम बड़ी क्लियर बात आपसे कह दें कि इसको कहना चाहिए प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ कॉजेस। यानी कोई इवेंट होती है तो साइंस ये मानती है कि उस इवेंट के पीछे कोई कॉज होगा। ओके, हो सकता है उस कॉज को हम आइडेंटिफाई ना कर पाएँ मे बी, लेकिन कॉज होगा। तो यहाँ किस तरह से ये बात रिलेटेड है, कुछ आपको हम यूँ एक्सप्लेन करें कि सपोज़ करें आपका एक टेस्ट पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें एक क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट पूछा गया है और बच्चे सही नहीं कर पाए ज़्यादातर। एक आपके साथी ने उसको करेक्ट किया है। अब आप सब में ये डिस्कशन चल पड़ता है कि इसने कैसे सही कर दिया। तो किसी ने कहा कि एक्चुअली इसने गेस लगा दिया और चूंकि सिंगल करेक्ट था और सी करेक्ट आंसर था, सी इसका जो गेस है वो ठीक बैठ गया। अब बाहर थोड़ा सा ज़रा ये अपना नॉलेज शो ऑफ कर रहा है कि हमने अपनी नॉलेज से इसको सही किया। तो लोगों ने कहा गेस से सही कर लिया। फिर किसी ने कहा नहीं, हमें लगता है कि एक लड़के से बात कर रहा था और आई डाउट, लगता है कि इसने कॉपी किया, नकल किया। तो देखो क्वेश्चन उसने करेक्ट कर दिया है, ये इवेंट हो गई। अब इस इवेंट के पीछे डिफरेंट कॉजेज की चर्चा हो रही है। किसी ने कहा कि गेस किया है, किसी ने कहा नकल किया है, कॉपी किया हुआ है, और किसी ने कहा कि नहीं, वो एक एक्सटेनियस केयरलेसनेस उसके साथ थी, यानी बाहरी दिखावा उसका ऐसा था कि बड़ा केयरलेस दिखाई पड़ता था, लेकिन ऐसा था नहीं, वो पढ़ता रहता था। तो उसने जो करेक्ट किया अपनी नॉलेज से करेक्ट किया है। तो किसी ने कहा भाई नॉलेज से करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी इवेंट हो गई है और उसने क्वेश्चन को सही कर दिया है, सही आंसर किया हुआ है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको क्वेश्चन का नॉलेज था। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसने गेस से सही किया। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसने एक्चुअली कॉपी किया हुआ है, नकल किया हुआ है। तो देख रहे हैं, इवेंट हो गई, उसने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। अब हम डिफरेंट कॉजेस को कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए इस थ्योरम में नाम इसका इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी। अभी तक हम ये काउंट करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है तो बताओ, प्रोबेबिलिटी बता देते थे। अब इवेंट हो गई, उसने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, और जैसे ही क्वेश्चन को उसने करेक्ट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी इस बात की डिस्कस की जा रही है, कॉज क्या रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस भी नाम, कॉज क्या है इसका नॉलेज है कि गेस करना है कि कॉपी करना है। तो कॉज की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करने लगे। इवेंट हो जाने के बाद में इनके दो अच्छे लैटिन नाम भी हैं जिन्हें आज हम नहीं कह रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कह देंगे। पहले आज हमको लाइक अ लेमैन वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में आपने जान लिया कि ये है क्या, कि इवेंट हो गई। इवेंट हो जाने के बाद में जो उसके पीछे डिफरेंट कॉजेज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हम कंसीडर करते हैं। इसने गेस से सही किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट हो गई है, मगर कॉज की प्रोबेबिलिटी। हमने कहा एक यूनिवर्सिटी के 3 वाइस चांसलर होने के लिए लोग हैं, और सपोज़ करो एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी हैं, और ए के लिए प्रोबेबिलिटी इतनी है सिलेक्शन की उनके, बी के लिए इतना है, सी के लिए इतना है। अब आगे लोगों ने कहा कि मिस्टर ए अगर वाइस चांसलर बन गए तो स्पोर्ट्स एजुकेशन कंपलसरी कर देंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और मिस्टर बी अगर हो गए तो स्पोर्ट्स एजुकेशन कंपलसरी करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। मिस्टर सी वाइस चांसलर हो गए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि स्पोर्ट्स को कंपलसरी करेंगे 0.6 है। अब आप दूर कहीं पेपर में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एजुकेशन कंपलसरी है, सभी को स्पोर्ट्स कंपलसरी है।
ये इवेंट हो गई। तो आप कहते हैं ये काम किसने किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए वाइस चांसलर हुए और उन्होंने कर दिया। तो किसी ने कहा कि नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो स्पोर्ट्स लविंग थोड़ा हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये काम सी ने किया, थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये काम सी ने कर लिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इवेंट हो गई है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है सबके लिए, ये इवेंट हुई। अब आप सोच रहे हैं ये काम किसने किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वाइस चांसलर ए ने किया, अगर ए हुआ है उसने किया, बी हुआ है उसने किया, और सी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसने किया। और ये सभी कॉजेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, इम्पॉसिबल कॉजेज हम नहीं लेंगे, ओके। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्पोर्ट्स एजुकेशन को कंपलसरी किया है, ऐसी बात को नहीं कहेंगे। आइए अब हम आते हैं, और क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप इसको आई होप कि विल अंडरस्टैंड फुली, इसको ग्रास्प कर लेंगे। लेट अस बिगिन। देखें हम बात को कैसे कर रहे हैं। पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें सेट थ्योरी की आपको रिमाइंड करा देते हैं। E1 एक सेट है, 1 2 3, E2 एक सेट है, E3 ये सभी देखें म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। प्रोबेबिलिटीज़ में कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इन दो को उठाइए, किसी को भी इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऑलराइट, एक इवेंट है हमारी, एक सेट है, ये सबसेट है, सबसेट ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन तीनों की यूनियन का सबसेट है ये। ऑलराइट, ए हमने ऐसा सपोज किया है। अब हम एक्चुअली एक काम ये कर रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया क्लियरली इज अ सबसेट ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। अब हमने कहा E1 का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, तो देखें 2 3 आ गए, E2 के साथ ले इंटरसेक्शन तो 4 ये सभी भी क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ऐसा इसलिए हुए कि जब E1 E2 E3 ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो किसी एक सेट से अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे इंटरसेक्शंस भी हमारे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, क्योंकि E1 E2 E3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। इनके और इनके बीच में जो कॉमन होगा यहाँ आएगा, इनके बीच में जो कॉमन होगा यहाँ आएगा, मगर इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं, इसलिए इनके और इनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर हम किसी और सेट बी से लें, हमने कहा E1 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ इंटरसेक्शन बी कर दें और बी कर दें, तो फिर से वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बेसिक सेट जो E1 E2 E3 हैं ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। इसलिए अगर कुछ सेट्स को आप लेते हैं जो म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, अब अगर आप किसी एक सेट की सभी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर कोई दूसरे सेट की सभी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो सारे इंटरसेक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट हो जाएंगे। ऑलराइट, अब देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या है। E1 E2 E3 यानी ये कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI नॉट इक्वल 0, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। कभी कभी लोग कह देंगे ग्रेटर दैन 0, यानी 0 नहीं है, जनरल इवेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, कोई सैम्पल पॉइंट कॉमन नहीं है। और एक इवेंट हमारी सच दैट प्रोबेबिलिटी यही है, हमने ऐसे कह दिया, हम इसको भी कह सकते थे नॉट इक्वल टू 0, ये कह सकते थे, मगर कभी ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है, इसको पॉजिटिव भी लिख सकते थे, इसको नॉट इक्वल 0 लिख सकते थे, वट एवर यू फील लाइक। आइए, और ए कहते हैं ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ E1 E2 E3, इनकी यूनियन का ये सबसेट है। ओके, तो कहते हैं अभी इनकी प्रूविंग हम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा i 1 to n प्रोबेबिलिटी EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, इसको लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्वेश्चंस में जब करेंगे तो और बेहतर समझेंगे, अभी थ्योरेटिकली भी आप समझ लेंगे, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहेंगे। और ये देखें इन्वर्स प्रोबेबिलिटी या बेस क्या है, ए इवेंट हो चुकी है, तो EI ये कॉजेज बनेंगे हमारे। ओके, तो कहते हैं EI ith काज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI अपॉन समेशन I1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। ऑलराइट, ये फार्मूला। आइए हम बिगिन करते हैं, इसकी प्रूविंग देख लें, 2 मिनट में आपकी बात हो जाएगी। यहाँ पर आप जानते हैं इज अ सबसेट ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन EN, ये इसका सबसेट हो गया। तो हमने कहा ए इक्वल टू, अब ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ में। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि ए और ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट है। मान लो ए में 3 5 है और बी में 3 5 7 9 है,
तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑलराइट, तो जब ए हमारा सबसेट है, इस यूनियन का सबसेट है, ओके, तो ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ लेंगे तो ए ही हो जाएगा। ऑलराइट, तो ए इक्वल टू दिस इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो E1 इंटरसेक्शन ए, हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन E1, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए, तो हमने ऐसे कह दिया E1 इंटरसेक्शन ए। अब यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब लोग जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऑलराइट, वही इतना आ गया। अब हमने ये बात आपको क्यों कह दी थी, हमने कहा था कि ये सभी के सभी E1 इंटरसेक्शन ए, E2 इंटरसेक्शन ए, ये सभी के सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ऑलराइट, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने कहा था कि अगर हम ये जानते हैं कि कोई इवेंट के कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उन सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अब जैसे ये ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखें, ये हमारा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसकी पी ए क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ऑलराइट, इसको समझ लें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो हमने कहा था E1 यूनियन E2 यूनियन EN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अगर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। और समझ गए इस पॉइंट। अब ये इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी सिखा चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए प्लस ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ऑलराइट, ए हो रही है जब ई हो चुकी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये ऐसे ये nth। अब इसी को लिख दिया गया I 1 से n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही कहलाती है। ऑलराइट, तो देखें ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, और ये समेशन फॉर्म में आ गया। आपको हमने वेन डायग्राम से भी दिखाया है, सैम्पल स्पेस है हमारा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है हमारी। ऑलराइट, इवेंट ए हमने ऐसे कर दिया है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखो E1 और E2 के बीच में कुछ कॉमन नहीं, E3 इन सब के बीच में कुछ कॉमन नहीं, ये सब हैं, E3 ये है, ये EN ये, E2 ये, E1 ये। अब ए हमारा ये है, तो ए देख रहे हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन EN का सबसेट है, ए देख लो इसी के अंदर है, होल में से इसी के अंदर। अब आइए E1 इंटरसेक्शन ए करोगे तो ये पोर्शन आ गया, E2 इंटरसेक्शन ए करोगे तो ये पोर्शन आ गया, क्योंकि ए का ये पोर्शन E2 के साथ है, ये पोर्शन E3 के साथ है, और ये पोर्शन EN के साथ है। अब आप देखेंगे तो ये भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। वेन डायग्राम से भी हो गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को आपने समझ लिया। अभी एप्लीकेशन में आपको हम जब शो करेंगे तो बेहतर तरीके से आप देख लेंगे। अब देखें, ये जो बेस का फार्मूला है, तो बेस के फार्मूले को हम एक लाइन में कह देते हैं एंड, अब यही इन्वर्स प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट हो जाने के बाद में काज की तरफ लौटेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या कहते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या हो गया, EI इंटरसेक्शन ए, और आप कहते थे ये ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ गया। अब इसको देखें, अभी हमने PA निकाल दिया था, ये निकाल दिया था, टोटल प्रोबेबिलिटी थी। अब इसको देखो ऊपर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, ऑलराइट, अपान PA हमने अभी कह दिया। तो देखें ये सिग्मा I1 to n प्रोबेबिलिटी EI इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन EI। तो देखो आपको करना क्या है, किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 2 है, तो 2 लग जाएगा, E2 लग जाएगा, और यहाँ सब में वही आएगा 1 to n, ये जितने हैं सबका हम सम कर देंगे। देखो 2 लाइन में फार्मूला निकला, ए गिवन E1 EI गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ PA। ये अब ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI अपान PA अभी हमने निकाल दिया। ओके, तो ये फेमस फार्मूला आपको इसे याद रखना है। देखिए
अब एक क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है कि एक बैग में 5 डाइस हमारे ऐसे हैं कि सभी ये डाइस ऐसे हैं कि ये 10 फेस वाले डाइस हैं। इन जनरल आप 6 फेस वाला करते हैं, हमने ये कह दिया, और फेसेस में 1 2 3 से 10 तक मार्क किया गया है। और 10 डाइस ऐसे हैं उसी बैग में कि जिनमें 6 फेसेस हैं और उनमें मार्क्स हैं जिस तरह का डाइस आप जानते हैं 1 2 3 4 से 6 तक। अब एक डाइस को इस बैग से निकाला गया है एट रैंडम, ओके, यानी हमने उसको सेलेक्ट किया है एंड थ्रोन और उसको थ्रो कर दिया है। अब हमने पूछा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाइस में इवन डिजिट आएगी, ओके। फिर हमने कहा है कि इवन डिजिट आई है, प्रोबेबिलिटी दैट द इवन डिजिट कम्स अप ऑन अ 10 फेस डाइस, कि यानी ये जो 10 फेस वाला डाइस है उसमें हमारी इवन डिजिट आई है, ओके। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर आते हैं। आप नहीं जानते टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ओके, कोई परेशानी नहीं। अब आप जानते हैं कि वैसे अगर यहाँ पर केवल 5 डाइस होते 10 फेस वाले, ओके, या आपको एक डाइस दिया जाता जिसमें कि 10 फेसेस हैं, ऑलराइट। अब कोई कहता है कि इवन डिजिट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको आपने थ्रो किया तो 5/10 5 इवन डिजिट हो जाएंगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कोई बात नहीं, इसको आप जानते थे। अब यहाँ देखें डाइस कितने तरह के क्या हो गए हैं। अब एक तो ये डाइस हैं और एक ये डाइस हैं। अब इनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, एक ही निकालना है तो या तो 10 फेस वाला आएगा या तो आपके पास में 6 फेस वाला आएगा, ऑलराइट। तो इवेंट हमारी हो सकती है या तो 10 फेस वाले से या तो 6 फेस से। यानी हम कहना चाहते हैं कि इवेंट डिजिट आने की जो इवेंट है दैट इवेंट मे बी बिकॉज ऑफ द डाइस ऑफ फर्स्ट काइंड और द डाइस ऑफ सेकेंड काइंड। हम ये कहना चाहते हैं कि इवेंट डिजिट होने की जो इवेंट है उसके पीछे इस वक्त हमारे पास में 2 काजेज हैं केवल एट प्रेजेंट। वो ये है कि या तो इवेंट हुई है पहले तरह के डाइस से और या तो दूसरे तरह के डाइस से हुई है, बस। तो इसका मीनिंग है, हमने कहा कि इवन इवेंट हमने कह दिया कॉजेस, इवन इवेंट कह दिया फर्स्ट काइंड ऑफ डाइस इज ड्रॉन। आपने सेलेक्ट किया, आपके हाथ में पहली तरह का डाइस आ गया। E2 ये हो सकती है कि पहली तरह का डाइस ना है, सेकेंड तरह का डाइस आ गया जिसमें 6 फेसेस हैं। ए इवेंट हमने कहा इवेंट डिजिट कम्स अप व्हेन द सिलेक्टेड डाइस इज थ्रोन। जो डाइस आपके हाथ में आया, चाहे 10 फेस वाला या 6 फेस वाला, उसको आपने थ्रो किया और इवेंट डिजिट आ गई। तो अब ये ए कैसे हो सकती है, ए कैन टेक प्लेस इन दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। ये हमारे दोनों क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं, देख लें। और इनको हम ऐसे लैंग्वेज में कह दे रहे हैं, आपके हाथ में फर्स्ट काइंड का डाइस आया और आपने उसको थ्रो किया और थ्रो करने पर इवेंट डिजिट आ गई, ROR। हो सकता है कि आपके हाथ में 6 फेस वाला डाइस आए, उसको आपने थ्रो किया और थ्रो करने पर इवेंट डिजिट आ गई। तो ये हमारी ए कैन अकर इन दीज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। Therefore probability of A equal to probability of this plus probability of this, ओके। आइए, हमें पहले एक लाइन ये लिख देनी चाहिए थी, खैर चलिए हमने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। PA इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A। गेट माई पॉइंट। हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई इवेंट जितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से हो सकती है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम ले लो तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आप फार्मूला लगा दिया आपने, पुट कर दो वैल्यूज़ को। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, एक आप डाइस ड्रा कर रहे हो तो आपके हाथ में पहले काइंड का आएगा, यानी 10 फेसेस वाला आएगा। तो 10 फेसेस वाले कितने हैं, 5, और टोटल हमारे डाइस कितने हैं, 5 और 10 डाइस हैं दूसरे तरह के तो 15 है, और 5 हमारे फर्स्ट काइंड के हैं। तो फर्स्ट काइंड का डाइस ड्रा करोगे आप तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/15। और आइए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, फर्स्ट काइंड का डाइस आ गया, उसमें 10 फेस हैं
और 10 में 5 हमारी क्या है, इवन डिजिट्स हैं, 2 4 6 8 10, तो 5/10 प्लस। अब आइए, अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड काइंड का डाइस। सेकेंड काइंड के डाइस कितने हैं हमारे पास में, 10 है, टोटल कितने थे 15, तो इसके ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 10/15। एंड अब इसमें फेस कितने हैं 6, उसमें इवन कितने हैं 3, तो जब आपने ये हो गई सेकेंड काइंड का डाइस हो गया आपके हाथ में आ गया, तो अब इवन डिजिट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/6, इनको आपने कैलकुलेट कर सकते हो और ये कितना आ गया 1/2। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी इवेंट की होने के पीछे आपने सारे कॉजेस को ऑल सम टोटल ऑफ द कॉजेस यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, सारे टोटल कॉजेज आपके जो हैं उनको आपने कंसिडरेशन में लिया हुआ है। गेट माय पॉइंट, हम समझते हैं ये बात क्लियर हो गई आपको। तो E1 इंटरसेक्शन ए, E2 इंटरसेक्शन ए, दोनों का सम कर दो, ये आ गए। यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी। आप नाम से ना भी जानते होते तो हम समझते हैं कोई आपको हार्म नहीं होता। अब देखें, आइए अगला पार्ट जो कहा है हमने उसको, अब वो बेस, अब इवेंट हमारी हो गई, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है। हमने कहा है प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डिजिट कम्स अप, इवेंट डिजिट कम्स अप, यानी इवेंट डिजिट या कम्स अप या केम अप ऑन अ 10 फेस डाइस, यानी ये हो गई, हो रही है इवेंट डिजिट कहाँ पर, 10 फेस डाइस पर, पहले काइंड के डाइस पर हो रही है इवेंट। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट काइंड का E1 गिवन ए। कहते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट काइंड के डाइस में, यानी ये हो गई, तो फर्स्ट काइंड का डाइस में ए हुई है, ए हो चुकी, और बहुत द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट डिजिट केम अप कह सकते हो। चलिए हम और क्लियर कर दें आपको, इससे कोई वो बात लोग उस तरह से भी लिख सकते हैं, केम अप आना 10, तो ये हो गई, ए हो गई। अब कहते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बिहाइंड द अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज द डाइस ऑफ द फर्स्ट काइंड विच हैज़ 10 फेसेस। क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आपकी बेस थ्योरम आ गई, आपकी इवेंट हो गई। अब आप काज, इवेंट के पीछे जो काज है, काज से इवेंट आती है, तो इन्वर्स प्रोबेबिलिटी इसलिए कि इवेंट होने के बाद में आप काज की तरफ वापस जा रहे हैं। अब आइए फार्मूला भी अभी, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने कहा था EI, तो यहाँ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, तो देखें ये क्या है 1, और फिर तो ये PA लग जाएगा। फिर भी आपको हमने कहा जस्ट टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, तो I = 1 1 to n, तो यहाँ 2 कह दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, ऑलराइट। और यहाँ 1 से 2, तो देखें दोनों हम PA निकाल चुके हैं, ये PA है एक्चुअली, देखें तो इसको हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये कितना था 5/15, ओके। 15 हमारे टोटल डाइस थे, और उनमें से फर्स्ट काइंड के कितने थे 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, तो जब 10, तो 10 में से कितनी है हमारे पास में इवन डिजिट्स कितनी हैं, वो 5 हैं, तो ये 5/10, ऑलराइट, 5/10, 10 में से इतनी है ये। और यहाँ का भी अभी हम निकाल चुके थे, देखें क्या 5/, फिर भी हमने कह दिया इंटू 5/10 और प्लस। अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सेकेंड काइंड के कितने थे, सेकेंड काइंड के हमारे पास में 10 डाइस थे, तो 10/15, 10/15, और अब सेकेंड काइंड का आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, तो उसमें 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/6, ऑलराइट। और इसे आप बहुत ही क्लियरली कह सकते हैं, हमने कहा कि यहाँ तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/ कितना हो गया 6, 1/6, ठीक है, 1/6, और नीचे 1/2 हमने शायद निकाला हुआ था 1/2, तो अब ये चला गया आपके पास में, तो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। देख लिया ना, ये वो प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट डिजिट आई है और किस डाइस पर आई है, फर्स्ट काइंड के डाइस में आई है, इवेंट डिजिट आ चुकी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इसके पीछे काज कौन रहा है, फर्स्ट काइंड का डाइस रहा है, ऑलराइट। अब देखें ये, अब अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया, उसमें आपने
अब हम स्टार्ट में ही लिखेंगे। देखें, एक एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में एक कैंडिडेट या तो वो गेस करता है, स्टार्ट में देख लो, गेस करता है, आइदर गेसेस आर वो कॉपीज़ कहते हैं, ये है ना कॉपीज़, आर नोज, ठीक है, और द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझ लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ, इसमें कहा गया 4 चॉइसेस। इसका मीनिंग अभी देखो हम आपसे कह देंगे, 4 चॉइसेस, ठीक है। आगे कहते हैं कि दरअसल जो कैंडिडेट है वो गेस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 वो गेस करने के लिए कहते हैं, और कॉपी करेगा, नकल करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। और यहाँ देखें नोज, तो अब देखें क्या है, 3 ही बातें हैं, आइदर गेसेस आर कॉपीज़, ओके, चीटिंग कर रहा है, आर नोज, तो देखें ये हो जाएगी 1 - 1/3 - 1/6। यही 3 वेज यहाँ सजेस्ट किए गए हैं जिनसे वो आंसर कर सकता है। तो ये दैट कॉमन सेंस यहाँ पर ही। अब देखिए मल्टीपल चॉइस का केस कहते हैं, जब लोग कहें 4 चॉइसेस है तो ओनली 1 ऑफ देम विल बी करेक्ट, अगर नहीं कहा गया आपसे, तो यहाँ गेस से सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। अगर कोई कहे तो प्रोबेबिलिटी गेस से सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। लेकिन अगर कोई कहे 2 और मोर में भी करेक्ट, चॉइसेस में भी करेक्ट, तो देखें जब 4 ABCD 4 कही गई तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, आप एक सेलेक्ट करोगे तो 4C1, 2 चॉइसेस सही हैं तो 4C2 6 बन सकती है, 3 तो 4C3, और ऑल 4 तो ये मल्टीपल चॉइस में, तो मल्टीपल चॉइस में कितनी हो गई, ये 15 चॉइसेस हो गई। काउंट कर सकते हैं, 4 6 + 4 + 1, तो ये हमारी 15 चॉइसेस हो गई। व्हेन 1 और मोर इज़ करेक्ट। अब इन 15 चॉइसेस में केवल एक ही करेक्ट होगी, तो यहाँ करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/15, बहुत ही लेस हो गई प्रोबेबिलिटी, और यहाँ 1/4 थी, इसीलिए मल्टीपल चॉइस रिस्की हो जाता है। ऑलराइट, चलिए, हमने कहा अगर वो कहते 1 और मोर में भी करेक्ट तो 1/15, लेकिन ऐसा कहा नहीं उन्होंने, तो इसका मीनिंग है 4 में से केवल एक ही करेक्ट है। एनीवे, ये है। अब इनको और बातें इन्होंने कुछ कही हुई हैं, तो पहला चीज़ तो हम देखो किस काजेस को कंसीडर करें, तो काज हमने कहा इवन है ना, स्टूडेंट मेक्स अ गेस, E2 स्टूडेंट कॉपीज, है ना, वो चीट करता है, और E3 स्टूडेंट नोज, ठीक है, शॉर्ट में कह दिया, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप समझ जाएंगे डायरेक्ट उसको करते रहिए सब चीज़ें। अब ए हमने कहा इवेंट क्या हुई है कि उसने क्वेश्चन को सही कर दिया है। अभी हम कह रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब किसी बच्चे ने करेक्ट किया है तो आप कहते हैं कैसे करेक्ट किया, इसको आता तो था नहीं, तो किसी ने कहा चीट किया है, किसी ने कहा गेस किया है, और किसी ने कहा नहीं ही इज़ अ डार्क हॉर्स, काम करता रहता है, ही नोज़। तो आप कहेंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जानकारी से उसने अपनी नॉलेज से ठीक किया है, सही किया है। तो इन काजेस की प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, ए स्टूडेंट करेक्ट्स द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। आइए, अब पहली प्रोबेबिलिटी तो हमने ये कहा कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो। मान लो कि करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई आपसे पूछ ले, तो ए कैन टेक प्लेस, कैसे, ए कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज, इवन और ए, इसने गेस किया और सही हो गया, और कहते हैं E2 इंटरसेक्शन ए, इसने चीट किया और सही हो गया, और हमने कहा E3
ये जानता था तो सही करेगा ही करेगा। तो देखो, सही करने की इवेंट इन 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से हो सकती है। तो हमने कहा कि देयरफॉर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यही बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर में आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1। और अब फार्मूला आपको याद हो गया होगा। देखो, हमारा कहना है अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को आप बाय नेम नहीं भी जानते तो कोई लॉस आपका नहीं था, क्योंकि थ्योरी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की अकरेंस का एटलीस्ट वन ऑफ देम को एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी A गिवन E3। ऑलराइट, अब देखें इसमें कुछ डेटा हमको दिया गया है, ठीक है। इसे हम आगे अब कह दिया गया है इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट ही नो मेक्स अ गेस, तो 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब देखें आइए दूसरी बात, अब यहाँ पर ये बात नहीं दी गई आपको ए गिवन E1। अब गिवन E1 यानी ये गेस कर रहे हैं, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4 यहाँ 1/4, क्योंकि 1 और मोर करेक्ट नहीं है दिस। प्लस अब कहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये कॉपी करेंगे, तो कॉपी करेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है 1/6। और ये दिया गया है कि अगर ये कॉपी करते हैं तो अगर ये दरअसल कॉपी करते हैं तो ये डेटा दिया गया है, तो कॉपी करके सही करने की प्रोबेबिलिटी इनकी क्या है 1/8 है। ऑलराइट, ये दिया गया है, ये 1/8 है और कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो 1/4 आपको खुद लगाना पड़ा, गेस करना पड़ा कि ये चीज़ है इसमें। प्लस अब 1/6 तो इन्होंने कहा, अब ये क्या है, गेस करने की प्रोबेबिलिटी, चीट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6, और कहते हैं कि जब इन्होंने चीट किया तो करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, तो ये 1/8। ओके, प्लस नेक्स्ट थिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो अब ही नोज, तो ये 2 तो निकल गए, इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो 1 माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास में 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, और इसको आप कैलकुलेट करोगे, हम नहीं करेंगे। अब कहते हैं जब ये जानता है तो सही करने की प्रोबेबिलिटी, ये परफेक्ट इवेंट हो गई, तो 1 आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल को जानते हैं, उसका आंसर जानते हैं, फिर भी आप सही नहीं कर रहे हैं और बाहर आके बता रहे हैं कि हम तो जानते थे, हमने सही नहीं किया, तो आप जाहिर है कि फिर आपको लोग बहुत सम्मान देंगे, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास में इतना है। अब आप इसको कर देंगे, ये सर्टेन इवेंट हो गई, माइंडेड, आप जानते हैं तो सही करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये बातें आप समझ गए। अब देखें आइए, अब इसमें जो इन्होंने आगे आपसे पूछ लिया है वो क्या पूछा है। इनका कहना है कि अब बेसिक क्वेश्चन में इन्होंने ये बात पूछी, अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहते हैं कि उसने अच्छा हम पूरा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट he knew the answer to the question, probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. is, अब देखें ये बात, और हम समझते हैं कि मीनिंग इसका क्लियर हो गया। अब उसने करेक्ट कर दिया है, कह क्या रहे हैं ये, ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली, गिवन दैट कि उसने करेक्ट कर दिया, यानी हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ये नोज का न्यू, तो देखो E3, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास में E3
गिवन ए हमको करना था, ये बेस थ्योरम आ गई। उसने गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, करेक्ट कर दिया। तो अब करेक्ट कर दिया तो इसके पीछे काज, उसकी जानकारी थी, उसका नॉलेज था। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने नॉलेज से सही किया। इवेंट हुई तो काज की तरफ लौटे, नॉलेज था तो आप सही करेंगे ही करेंगे। इवेंट हो गई, मगर अब लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इवेंट हो गई है, तो इस काज की तमाम काजेज हैं, तो इस काज की प्रोबेबिलिटी क्या रही बिहाइंड द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। ओके, और अब इसमें बेस आ गया, और बेस आ गया, अब यहाँ से आपको छोड़ देंगे हम, आप उसको कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, ये सिंपल अरिथमेटिक है। देखें ई आई था, ए गिवन ई आई, तो यहाँ ई थी था, तो ये आ गया दिस अपान, और ये अभी अभी हमने कह दिया है दिस होल थिंग पी ए। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पी ए आप इनको आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, सब आपको दिए गए हैं। और गेस से 1/4 कॉपी करेगा तो 1/8 जानकारी है तो 1। आइए अब देखें प्रोबेबिलिटीज़ को, कभी कभी कॉजेस की प्रोबेबिलिटीज़ को लोग आपसे इस तरह से कह देंगे। कभी कहेंगे एक बैग में सपोज करो 3 बॉल्स हैं, रैंडम सिलेक्शन तो 1/3, कोई भी बॉल आ सकती है। अगर वो डिफरेंट हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। ओके, अब यहाँ हम आपको ये कह देते हैं, हमने कहा कि एक आप पैक ऑफ कार्ड से अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। ओके, इफ देखें, इफ इट इज अ स्पेड देन, ठीक है, देन यू आर गिवन अ क्वाइन, और यू आर गिवन, हमने कह दिया अ फेयर क्वाइन, फेयर क्वाइन। ओके, फेयर क्वाइन का मीनिंग हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी ये। इफ इट इज नॉट अ स्पेड, देन यू आर गिवन अ क्वाइन या अ बायस क्वाइन, हमने कहा बायस्ड क्वाइन, BIA, बायस क्वाइन with head having probability equal to, कुछ हमने कहा हुआ है having probability equal to 2/3। ऑलराइट, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हमने कहा एक बात, ये probability of getting a head इक्वल टू ये क्या है, और हमने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज obtained on a biased coin, यानी जो हमारा ये आया हुआ है हेड, ये बायस क्वाइन में आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। पहली बात, इवन हमने कहा यू गेट अ नॉर्मल क्वाइन, आपको नॉर्मल क्वाइन मिल जा रहा है। E2 में हमने कहा कि यू गेट अ बायस क्वाइन, ठीक है, अ बायस्ड क्वाइन आ गया। और इवेंट ए हमने कह दिया कि दैट हेड, और यहाँ हमको ये कह देना चाहिए था कि अ क्वाइन, हाँ ठीक है, क्वाइन इज टास्ड, जो क्वाइन आपके हाथ में आएगा उसको टास्क किया गया, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, और अगर हेड आया है तो ये बायस क्वाइन पर आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने कहा कि हेड इज ऑब्टेन्ड। ओके, अब आप समझ गए। अब देखें हेड कैसे आ सकता है, आपके हाथ में
फेयर कॉइन आया है, आपने टॉस किया, हेड आ गया है। आर आपके हाथ में बायस कॉइन आया है और आपने टॉस किया है और हेड आ गया है। तो इस तरह से हेड की जो अकरेंस है उसके पीछे बिहाइंड दैट अकरेंस देयर आर टू कॉजेस, आइदर अ फेयर कॉइन और अ बायस कॉइन। यही दो काज हैं एट प्रेजेंट। तो अब देखें इसको आप कैसे लिखेंगे। हमने कहा इवन, हम थोड़ा सा आप इसको संभाल लेंगे, हम कहते चले जा रहे हैं और आप पूरी बात को देख सकते हैं। हमने कहा कि इवन हमने कहा कि नॉर्मल कॉइन, ठीक है ना। अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नॉर्मल कॉइन, ठीक है। नॉर्मल कॉइन के लिए है कि आपको ये मिल गया, ठीक है ना। E2 बायस कॉइन, बायस कॉइन इज ऑब्टेन्ड। और ए क्या है, ए हमारी हो गई दरअसल, अच्छा ये हम लिख चुके हैं, ओ सॉरी। तो हमको अब कहना चाहिए, अभी अभी हमने कह दिया था कि ए कैन अकर इन टू वेज। पहला कॉइन फेयर मिला, टॉस किया, हेड आ गया। आर बायस मिला, टॉस किया और हेड आ गया। तो ए के लिए देखें तो ए कैसे हो सकता है, E1 इंटरसेक्शन ए, और ये देखें E2 इंटरसेक्शन ए। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ आ जाइए, देयरफॉर हमने कहा प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1। और अब फार्मूले को नहीं भी याद है तो आप कैसे देखो उसको, विद शेयर अंडरस्टैंडिंग यू कैन मूव ऑन। ओके, दिस प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2। ऑल राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखें, ये नॉर्मल कॉइन आपको मिलता कब है, जब कहते हैं कि कार्ड से एक कार्ड ड्रा करो पैक ऑफ कार्ड से और आपको स्पेड आ जाए। तो स्पेड कितने हैं, 13, टोटल कितने हैं, 52। एंड गेट माई पॉइंट। अब E1 हो गई, स्पेड कार्ड निकल आया तो आपको फेयर कॉइन मिलेगा, और फेयर कॉइन को टॉस करोगे तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। गेट माई पॉइंट। गिवन इवन मीन्स यू हैव गॉट अ स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड मीन्स इन योर हैंड देयर इज अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन है। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए क्या है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस। अब कहते हैं अगर आपको स्पेड कार्ड नहीं आप ड्रा कर पाए तो नॉन स्पेड कार्ड तो कितने, 39/52 इंटू, अब आपको क्या मिलेगा, बायस कॉइन मिल जाएगा। और बायस कॉइन में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। ये क्या कह रहा है, गिवन E2 हो गई, नॉन स्पेड आया तो आपको मिलेगा क्या, आपको बायस कॉइन मिल जाएगा। और बायस कॉइन में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। लीजिए 2/, और आप इसको कैलकुलेट कर दो। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी ऑल कॉजेज हैव बीन कंसीडर्ड बिहाइंड द अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। और वो सब कॉजेज क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसीलिए सबका सम हो गया, देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, अब आइए नेक्स्ट थिंग हमारे पास में क्या है। अब हमने आपसे पूछ दिया है, अब ये जो बात कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन अ बायस कॉइन। अब ये बायस कॉइन पर हमको मिला हुआ है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। गेट माई पॉइंट। ए हैज़ अकर्ड, हेड हैज़ कम अप। अब कहते हैं हेड कहाँ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बायस कॉइन पर आया हुआ है। ओके, तो आप जैसा कि जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 दिस अपॉन, अब बेस थ्योरम, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ जाएगा यहाँ, और हम दिखा चुके हैं ये क्यों आया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, सारे डेटा आप निकाल चुके हैं, देख लो सभी डेटा आपका निकल गया। E2 आप निकाल चुके थे 39/52, और ये बायस था तो यहाँ पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, और इनको ऐड कर लें, वो पहले ही हम कर चुके। तो हम समझते हैं इसको भी आप समझिए। देखें, अब हमने कहा कि दरअसल एक इस सम को समझ लीजिए, अ डाइस इज थ्रोन 3 times, अ डाइस इज थ्रोन। अब जब डाइस ना कहा जाएगा तो 6 फेस, 1 2 3 4 5 6।
अ डाइस इज, कभी डाई लोग कह देंगे DI, इज थ्रोन 3 times and the sum of the three numbers thrown is 15, ये 15 है। अब पूछ लिया है फाइंड द चांस या प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that first throw was 4। आइए, लोग आपसे कह देंगे फर्स्ट थ्रो 4, ये 15 एट्सेट्रा। अभी आपको देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक डाइस है और इसको आपने दरअसल 3 टाइम्स, इसको 3 यहाँ रह गया, देखो ये 3 हमने कहा था लेकिन आई फॉरगॉट टू राइट इट डाउन। तो कहते हैं 3 बार डाइस को थ्रो किया, सम 15 आया है। तो कहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला थ्रो हमारा 4 था। अब आइए यहाँ पर काजेस कंसीडर किए जाएं। अब जब आपने डाइस को थ्रो किया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम थ्रो करने पर 1 आ सकता है। अब अगर 1 आएगा तो सेकेंड थ्रो अगर 6 रखोगे, थर्ड थ्रो 6 आएगा, तब भी 6, 6, 1, 13, सम 15 नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग है कि इवेंट के पीछे फर्स्ट थ्रो में काज 1 ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, यही बहुत लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचेंगे कि डाइस को थ्रो किया है तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। आगे और कहाँ गलती हो जाती है देखते हैं हम। अब हमने कहा फर्स्ट थ्रो में 2 आ गया, तो एट द मोस्ट सेकेंड में क्या आ सकता है 6 एंड थर्ड में 6, तो सम क्या हो गया 6, 6, 2, 14, तो फिर 15 नहीं बना। इसका मीनिंग ये निकला कि फर्स्ट थ्रो में 1 और 2 की पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट थ्रो में जब 3 आएगा तब 15 बन सकता है 6, 6, 4 आएगा तो बन सकता है 5, 6, 6, 5, 11, 5 आएगा तो 10 सम आ जाएगा दोनों का, और 6 आ गया तो 9 आ गया सम अदर 2 थ्रोस का, तो 15 बन जाएगा। इसका मीनिंग है कि जो उन्होंने काज कंसीडर किया है कि पहले थ्रो में, इस बार टोटल प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट पहुंच रहे हैं इन्वर्स प्रोबेबिलिटी पर या बेस थ्योरम पर। तो देखें, अब यहाँ पर सम 15 के आने के पीछे, बिहाइंड द अकरेंस ऑफ सम 15 देयर आर 4 पॉसिबल काजेस। फर्स्ट थ्रो इज आइदर 3, R4, R5, R6। ऑलराइट, ये एक्चुअली क्या है, या तो 3 आया है, या तो 4 आया है, या तो 5 आया है, या तो 6 आया है। 1 और 2 नहीं आएंगे। इसीलिए हमने थ्योरम में लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ EI नॉट इक्वल 0। इम्पॉसिबल काजेस को हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो देखें, इन काजेस को अब हम ले रहे हैं। हमने कहा इवन को हमने कह दिया कि फर्स्ट थ्रो, भाई उन्होंने ही देखो इसको कैच करिए यहाँ से, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट थ्रो वाज 4, तो यानी इवेंट हो गई है, सम 15 आ चुका है। तो कहते हैं कि काज इस बार क्या दे दिया है, हिंट करते रहते हैं सब लोग, इवेंट ये हो गई, सम 15 3 का आ गया। तो पहले थ्रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, तो 1, 2 से बात नहीं बन रही है। तो 4 पॉसिबल काजेज हैं इस बार, और इस पॉइंट को समझ लें। फर्स्ट थ्रो was 3, ओके, E2। सेकेंड थ्रो was 4 और E3। सेकेंड थ्रो नहीं, फर्स्ट थ्रो की बात कही उसने। फर्स्ट थ्रो में क्या क्या काज फर्स्ट थ्रो में है। फर्स्ट थ्रो was 4, फर्स्ट थ्रो was 5, E4,
फर्स्ट थ्रो वाज 6। ऑलराइट, यहाँ इस बात को समझ लें, 1 और 2 नहीं है, कह दिया, डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई एम स्पीकिंग टू यू डायरेक्टली। तो यहाँ कहते हैं कि ये फर्स्ट नहीं आएगा पहले थ्रो में, तो 4 पॉसिबल कासेस हैं, 3 आया है, 4 आया, 5 आना है। अब देखो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब ये 4 में, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/4, और यही देखें E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। ऑलराइट, ये सभी कॉजेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। ऑल आर इक्वली लाइकली। हमने आपसे कहा कि बाहर क्रॉसिंग में आइदर किसी ने कहा कि 5 पीपल आर देयर, आर 10, आर 15, आर 20, ये 4 नंबर्स में से कोई नंबर वहाँ मौजूद है। तो किसी ने कहा कि 10 के नंबर मौजूद हो, 10 लोग वहाँ पर खड़े हुए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/4, क्योंकि 4 नंबर्स हैं, 4 में से कोई एक है, तो 1/4। अब किसी ने कहा 5 पर्सन्स आर देयर, तब भी 1/4, क्योंकि आपको 4 नंबर्स में से एक नंबर का सिलेक्शन करना है। तो 4 नंबर्स थी टोटल, मगर किसी ने कहा 15, तो 15 के फेवर में 1 ही नंबर, तो 1/4। ऑलराइट, अब यहाँ देखें, बहुत लोग ये गलत कर जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो इसको 1/6, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट थ्रो में 3 आए, तो जब डाइस को थ्रो करोगे तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। बट यहाँ पर हुआ क्या है, ये आपको मना कर दिया गया है कि 1 और 2 नहीं आएंगे। क्या हुआ, 1 और 2 नहीं आएंगे, सैम्पल स्पेस आपका रिड्यूस कर दिया गया। अब ये उसी तरह से बात है, हमने कहा कि आप हमको 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक से हार्ट का कार्ड निकालिए, और जबकि हमने कह दिया कि जो कार्ड निकलेगा वो स्पेड नहीं होगा। देखिए, तो अब प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रह गई, हार्ट कितने हैं, 13, और हमने कह दिया कि जो कार्ड निकलेगा वो स्पेड नहीं होगा, तो 52 में से 13 कार्ड स्पेड्स के नहीं आएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 13/39। गेट माई पॉइंट। हमने कहा अब आइए, 6 लोग थे नो डाउट फर्स्ट थ्रो के लिए, लेकिन 1 और 2 नहीं आएंगे, क्योंकि 1 और 2 आ जाएंगे तो 15 नहीं आएगा। अगर फर्स्ट थ्रो में 1 और 2 आ गए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों का सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का सम 15 विल नॉट बी पॉसिबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, वो नहीं हो पाएगा। तो जब लोगों ने कहा 1, 2 नहीं आएगा, तो 4 नंबर्स में से ही कोई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। हम समझते हैं बात, आप समझ गए। यहाँ देखिए, हमने कहा स्पेड का कार्ड नहीं आएगा, तो हार्ट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 13/39। अब ठीक है, आप अब देखें ए क्या है। ए हमने कहा कि द सम ऑफ 3 थ्रोज इज 15। 3 थ्रोज का जो सम है ये 15 है। ओके, अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब कहते हैं कि फर्स्ट थ्रो में 4 आया है, तो ये E2 गिवन A ये हो गया है आपका। देख लें, सम 15 आ चुका है, तो कहते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट थ्रो में 4 रहा है। गेट माई पॉइंट। सम 15 आ चुका 3 थ्रोज का, तो 1 और 2 तो फर्स्ट थ्रो में हो नहीं सकता है, तो 4 में से कोई एक रहा है, तो 1/4। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल काजेस को नहीं लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन क्या हो गया, 1/6 मत कह देना, यहाँ पर हमने वार्न किया वो नहीं आ पाएंगे 1 और 2, 4 में से ही कोई एक आएगा, तो ये 4 लोग हैं, तो 1/4। यहाँ से समझ गए आप इस बात को। अब आइए, अब कहते हैं कि सम आ गया 15, तो ये हमको चाहिए एक्चुअली फर्स्ट थ्रो हमारा क्या रहा है, 4 रहा है, ये हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब इसमें हम बेस लगा देते हैं, तो देखो बेस में हमको ज़रूरत जिन चीज़ों की पड़ेगी, तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ओके, और यहाँ सिग्मा, तो उनको सबको हम अभी कर रहे हैं, तो 1 to 4, ये 4 काजेज आ गए, 1 to 4, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। अब देखो इन सबको हम
ठीक से कह देते हैं। और आइए अब देखते जाएं। जब आपने कहा हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, E1, E2, E3, E4 की प्रोबेबिलिटीज़ 1/4 है। अब आप ये बताओ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 ये हमको बताना है। अब कहते हैं पहला थ्रो आपका 3 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी, अब समझ लेना, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड एंड थर्ड थ्रो and third throws are 6 and 6 सॉरी, क्योंकि पहला थ्रो हो गया, ये 3 निकल आया, तो अदर 2 में 6 और 6 आए तभी 15 बन पाएगा। गेट माई पॉइंट। तो अब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पहले में 6 आए 1/6 और 1/6 सेकेंड में 1/6 थर्ड में, तो ये 1/36। और वैसे भी आप देख सकते हो जब 2 डाइस थ्रो किए गए, पहला तो थ्रो निकल गया, अब 2 बार थ्रो करो उस डाइस को, सेकेंड थर्ड, या 2 डाइस एक साथ, तो 36 सैम्पल पॉइंट्स थे, उसमें 6 एक बार आता है केवल, तो 1/36। अब आप हमें इसको बता सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2, E2 का मीनिंग क्या हो गया, जो हमको निकालना था 4, पहले थ्रो में 4 आ चुका, तो अदर थ्रो 4 में हमको क्या चाहिए, अदर 4 में हमको चाहिए 11। तो देखो सम 11 के लिए क्या हो जाएगा, सम 11 के लिए 5 6 और ये 6 5, सेकेंड में 5 थर्ड में 6, सेकेंड में 6 और थर्ड में 5, 2 तरीके से, तो 2 केसेस हमारे फेवर में हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, तो ये 2 कितना आ गया 36, 2 हमारे फेवर में हो गए। ऐसे भी कह सकते हैं 5 आए और 6 आए, तो 1/6 इंटू 1/6 प्लस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये पहले 6 फिर 5, सेकेंड में 6 और थर्ड में 5, तो 1/6 इंटू 1/6, तो 1/36 प्लस 1/36 हमने, और चाहे तो जब 36 सैम्पल पॉइंट, सैम्पल स्पेस आप 36 सैम्पल पॉइंट्स का जानते हैं, तो आप तुरंत उसको गेस कर सकते हैं कि ये 2/36। अब देखें, आगे नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3, अब ये क्या, E3 का मीनिंग क्या है, 5 आ गया, 5 आ गया, तो हमको चाहिए कितना, 10 चाहिए, और 10 के लिए क्या हुआ, आप हैं 4 6, आप हैं 6 4 और आप हैं 5 5, ऑलराइट। तो यहाँ हमने कह दिया कि फर्स्ट में आपका 5 आ चुका है, तो अदर 2 का सम, सेकेंड और थर्ड का सम, या अब 2 डाइस, सेकेंड थर्ड को समझ लो 2 डाइस, अब आप एक डाइस खत्म हो गया आपका, 2 एक साथ कर रहे हैं, या एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो कितने फेवर में हो गए हमारे 3, तो 3 कितना आ गया 36। और देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4, E4 क्या था कि 6 आ गया, 6 आने का मीनिंग क्या चाहिए हमको, 9 चाहिए, 9 में 4 5 5 4 3 6 और ये क्या है 6 3, हमने कह दिया 4/36, या 1/6 इंटू 1/6, 1/6 इंटू 1/6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है 4 टाइम्स, तो 4/36। कोई मुश्किल बात तो नहीं आई। ये क्या है, 4 आ चुका पहले में, तो सेकेंड और थर्ड में कितना आए का सम 11 हो जाए, तो एक तरह से 2 डाइस रह गए, या डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, तो सम 11 आए। अब तो सम 11 के लिए 2/36 ये पॉसिबिलिटी, ऐसे ही 10 के लिए ये, और इसके लिए ये, और इन सबको अब हम पुट करने जा रहे हैं। देखें, तो इन सबको पुट कर दे रहे हैं, पुट अप, तो देखें आइए, दिस इक्वल टू, ये कितना था हमने निकाला हुआ था, ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो 1/4, देखें 1/4 इंटू ये 2/36, 2/36। अब यहीं अगर वो कहते पहले थ्रो में हमारा 5 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन ए निकालते हैं, यहाँ E3 होता है, यहाँ E3 होता है, और डिनोमिनेटर में सेम थिंग। अब आइए देखते हैं, 1/4 इंटू, अब पहला काज क्या था, ये तो 1/36 सबको लेना है, प्लस 1/4 इंटू 2/36, ऑलराइट, देन 1/4
इंटू 3/36 और प्लस हमने कहा 1/4 इंटू 4/36 आया क्या हमने, हाँ 9 के फेवर में 4 रहते हैं, 8 के फेवर में 5, 7 के फेवर में 6, इन सब को आप देख लें। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास में 1/4 1/4 1/4 एवरीवेयर, हम 1/36 भी कह सकते हैं कि एवरीवेयर। तो इस तरह से अगर हमने न्यूमरेटर में रख दिया 2, लेट अस सी व्हाट इज़ इन द डिनोमिनेटर, तो ये 1 + 2 प्लस वहाँ देखें 3 + 4, आई होप ये 7 to 9 1, तो ये 1/5 ओके। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। ये देखो हाल है नाइट के अलजेब्रा की प्रोबेबिलिटी में ये बड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है, जिसको हमने आज ही बेस थ्योरम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया और आपके सामने रख दिया। हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए हैं, और नहीं समझ पाएंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, फिर से कर देंगे। लिसन अप, हमने कहा कि अगर यहाँ पर फर्स्ट थ्रो में 3 रहा है तो अब सेकेंड और थर्ड का सम हमारा कितना हो जाए, 12 हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सेकेंड में 6 आए और थर्ड में 6 आए, 12, तो 1/36। अब आइए 4 आ चुका है फर्स्ट थ्रो में, तो अब सेकेंड थर्ड में 5 आए, 6 आए, या 6 आए 5 आए, तो 2/36। यहाँ पर सम कितना 10 चाहिए था, पहले में 5 आ चुका तो अब 10 चाहिए था, 2 थ्रोज का सम 10 चाहिए था, तो 10 के लिए 4 6 6 4 5 5 3 थे, 3/36, ऐसे इसके लिए ये रख दिया। हम समझते हैं बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे सम्स कुछ रखेंगे, ये भी कोई लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही अच्छे सम्स हैं, और इनको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके हमने रखा। इनको फुली वॉच करें, ग्रास्प करें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर आप भेज सकते हैं। हम करेंगे ये कि अब कुछ अच्छे सम्स जो पिछले सालों में पूछे गए, जहाँ कुछ डाउट हैं, उनको हम आपके सामने रखेंगे, और उस वीडियो को देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो को, जिनमें हम सम्स कुछ और रखेंगे। तो हम समझते हैं बेस थ्योरम का सम आपको एडवांस मेंस कहीं भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू ऑल।